हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात करेंगे जवाब तो चाहिए में रोटी के लिए दर दर भटकते पाकिस्तान के बिगड़ते हालात और इस बिगड़ते हालात से निपटने के लिए तहरीक लबैक प्रमुख साद रिजवी के दिए लाजवाब सुझाव की। तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक राजनीतिक पार्टी है जो इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। लबैक के प्रमुख साद रिजवी का एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसे वो पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने के साथ साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सलाह दे रहा है कि यदि पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक करने हैं तो उसके लिए उसे हर देश से भीख मांगने की जरूरत नहीं। वो एक हाथ में एटम बम, दूसरे में कुरान लेकर पूरी कैबिनेट के साथ स्वीडन पहुंचे और पूरी दुनिया से बोले कि वो कुरान की हिफाजत के लिए आया है। ऐसा करने और कहने से पूरी कायनात पाकिस्तान के कदमों में आ गिरेगी। अर्थव्यवस्था से उभरने के इस नायाब फार्मूले को सुन पाकिस्तान की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। साथ में उसकी चिंताएं भी बढ़ रही है। चिंताएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तान को समस्या सिर्फ रोटी की नहीं है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पे है और उसके पास एटम बम को संभाल कर रखने तक के पैसे कब पड़ रहे हैं। वो बौखला रहा है। भूख की बिलबिलाहट जब अच्छों को जानवर बना देती है तो फिर जानवरों को तो आदमखोर ही बनाएगी। और साद रिजवी का यह बयान पाकिस्तान को आदमखोर बनाने की तरफ ले जाने वाला ही है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के आदमखोर बनने का मतलब क्या है। क्या एटम बम वाले पाकिस्तान में तहरीक लबैक का बयान दुनिया के लिए खतरे की घंटी है? क्या आर्थिक रूप से टूट चुके पाकिस्तान के लिए एटम बम का रखरखाव भी मुश्किल पड़ रहा है? इससे पहले कि पाकिस्तान का एटम बम आतंकियों के कब्जे में चला जाए, क्या दुनिया को इसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए? करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। पाकिस्तान से एक पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आफ्ताब मुंगेरी जी। इसके अलावा अनिल त्रिगुनायत जी पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़ेंगे। तीनों से परिचय करवाएंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उस बयान को भी सुनते हैं जो कि तहरीक लबैक के रजाक साहब ने दिया है। उसको पहले सुनते हैं, पहले रिपोर्ट फिर बयान, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। पाकिस्तान में कश्मीर मांगते मांगते रोटी के लाले पड़े हैं। लोग भुखमरी के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं, चीर फाड़ कर रहे हैं। AK-47 हाथ में लेकर आटे की रखवाली की जा रही है। रोटी के लिए आटा नहीं मिल रहा है तो तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। आर्मी, अमेरिका और अल्लाह के भरोसे चलने वाला पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। इस्लामिक आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ के कटोरे में अब कोई भीख भी नहीं डाल रहा। इस बीच पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी मौलाना ने कंगाल पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने का जिहादी रास्ता सुझाया है। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लबैक के सरगना साद हुसैन रिजवी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साद रिजवी एक हाथ में कुरान तो दूसरे में एटम बम लेकर दुनिया से फंड लेने की बात कह रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के सर पर भीख का कटोरा है। अब तैयारी एक हाथ में कुरान और दूसरे में एटम बम लेने की हो रही है। मौलाना साद रिजवी कह रहा है कि पाकिस्तान के मंत्री भीख का कटोरा लेने के बजाय एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा उठाएं। पूरी कैबिनेट को स्वीडन भेजो, वहां जाकर कहो कि हम कुरान की हिफाजत के लिए आए हैं, तो पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर
दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकानमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई। टीएलपी के मौलाना साद रिजवी का ये वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है, क्या कंगाल पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है? क्या आर्थिक संकट से उबरने के लिए पाकिस्तान एटम बम चलाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर। तो आर्थिक तंगी से जूझते जूझते पाकिस्तान जो है अब उस कगार पे आ गया है कि जब अब रोटी मांगने की बजाय अब रोटी छीनने की बात करने लगा है दुनिया से। एटम बम की धमकी दे करके भीख मांगने की यह नायाब कोशिश है, आर्थिक प्लान है नया। हालांकि इस पे क्या होगा, कैसे होगा, विशेषज्ञों से बात करेंगे। आफ्ताब मुंगेरी जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, पीएनएन न्यूज़ के पत्रकार हैं। अनिल त्रिगुनायत जी पूर्व राजनयिक हैं और मेजर जनरल के सिन्हा जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं आफ्ताब मुंगेरी जी से करना चाहूँगा। आफ्ताब जी, जिस तरीके से ये बयान आया है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, आपने भी सुना होगा और अभी हमने जो दिखाया वो भी आपने सुना होगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं, आर्थिक हालात इस तरीके से कमजोर, इस तरीके से पाकिस्तान चरमरा गया है, कमजोर हो गया है कि अब पाकिस्तान को एटम बम की धमकी देना पड़ रहा है कि रोटी दो नहीं तो बम मार दूंगा? देखिए जी, पहले तो साद रिजवी कर हिंदुस्तान की गई है शायद ये बयान कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत का बयान है और उसको आप इतना सीरियस ले रहे हैं। तो आपके यहाँ भी ऐसे बयान रोजाना हमको सुनने में मिलते हैं जिन बयानों को साद रिजवी की जहां पे आपने बात की कि उन्होंने एटम बम की धमकी दी है, मैं खुद परेशान हूं कि साद रिजवी को पाकिस्तान में हम तो इतना सीरियस नहीं लेते। एक मुट्ठी भर चंद लोगों की वो जमात है जिसको नेशनल और दुबई असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी मेंबर नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो उस बयान को लेकर क्या यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और हिंदुस्तान और दीगर मुल्क क्या परेशान हो गए कि अब एटम बम देकर उनके कहने पर पाकिस्तान के वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर जो है जाके स्वीडन से या किसी भी मुल्क से जंग करें? तो मैं समझता हूं कि ये नॉन सीरियस शख्स है जिसको पाकिस्तान में कोई अहमियत नहीं दी जाती, मगर ये तय है कि वो लोग जिनकी कह सकते हैं कि साद रिजवी पर दुकानदारी चल रही है वो तो चला सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसे किसी बयान को जो है सीरियस खासतौर पर हमारे मीडिया हलकों में नहीं लिया जाता। आफ्ताब जी, आप कह रहे हैं सीरियस नहीं लिया जाता, ठीक है वो, और जैसा कह रहे हैं कि आप जाकर के पाकिस्तानी आवाम जो है वो यूरोपियन यूनियन से या किसी भी देश से एटम बम लेकर के युद्ध करने के लिए नहीं चला जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन इससे मंशा तो जाहिर होती है ना, आखिर पाकिस्तान के पास रास्ता क्या है जब कोई आप आर्थिक हालात खराब हैं और आपके पास कोई उस तरीके का प्लान नहीं है, लोगों को डर जी। हिंदुस्तान से भी ऐसे बयानात की बुनियाद पर कट्टरपंथों की जो है तरफ से आते हैं। क्या उससे मंशा जाहिर होती है कि 140 और 120 करोड़ अवाम या जनता यही चाहती है तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या किसी भी देश से वो जंग करें, या फिर वो किसी एक गिरोह के बयान को आप देख के समझते हैं कि वो पूरी दुनिया या पूरी जो है कम्युनिटी के खिलाफ आप बात कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि साद रिजवी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं रखते जिस बयान को लेकर आप एक पाकिस्तान जो न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है उसको ये सोचें कि हाँ जी पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो एक न्यूक्लियर वॉर में जाएं। नहीं, यही तो चिंता की बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है और वो रखरखाव भी नहीं कर पा रहा है अपने एटम बम की, आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं। और इसमें अगर जरूर है, रिजवी को आप सीरियसली नहीं ले रहे आप
आपकी फिल्मों में और आपके ड्रामों में न्यूक्लियर की रखरखाव नहीं जो कि दिखाया जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो है महफूज हाथों में, और वक्त आने पर कोशिश करेंगे कि उन न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं किया जाए। बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, न्यूक्लियर का चलना कोई मोहल्ले में और किसी त्योहार में पटाखा नहीं है जिसको फोड़ के जो है सुकून से बैठना है। न्यूक्लियर वो हमारे पास भी है, उसको चलाने के लिए विचार चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का ख्याल है आपने न्यूक्लियर बम ब्लास्ट। ठीक है, मेजर जनरल के सिन्हा जी हमारे साथ हैं, आपकी बात को भी सुन रहे हैं और पूरी घटना और जिस तरह के घटनाक्रम पाकिस्तान में चल रहे हैं उससे भी वाकिफ है। मेजर जनरल साहब क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन में? जय हिंद। और हमारे मुगेरी साहब जो पाकिस्तान से आए हैं उनका भी खैर मकदम। एंड देखिए, जो अभी मैंने सुना मुगेरी साहब जो कह रहे हैं कि ये जो साद रिजवी साहब ने जो ऐलान किया है, वो तो कहते हैं कि आप दाहिने हाथ में कुरान रखिए, बाएं हाथ में एटम बम रखिए और आप चले जाइए पूरे विश्व के अंदर में, आप चले जाइए स्वीडन में, आप चले जाइए नॉर्वे में, और फिर आप देखिए पूरी कायनात आपके कदमों में होगी। आपकी ये सारी भुखमरी जितनी तंगियां हैं सब हालात हो जाएंगी। और ये मैं नहीं मानता, ये कहते हैं कि बहुत छोटा सा तबका है, या तो मैं इनको समझा दूं, ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान के ये पत्रकार हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं। देखिए, बैरविली कम्युनिटी है पाकिस्तान में जो कि 50% है। आज के दिन में इनकी जो सड़क की स्ट्रेंथ, कहते हैं ना स्ट्रीट पावर, बिल्कुल जो साद रिजवी की है, और उन्होंने दिखा दिया था अप्रैल 2021 में ऐसे ही घटनाएं हुई थी, जबकि वो फ्रेंच एम्बेसडर को वो कहते थे ना उस समय इस्लामी फोबिया की बात इमरान खान करते थे। बिल्कुल, इमरान को हटाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, जब मैं कंप्लीट कर लूं, 6 पुलिसमैन 800 लोग उसमें घायल हुए थे। उसके बाद बैन लगाया था अप्रैल 2021 में, और फिर 7 नवंबर 2021 में इसको वापस ले लिया। ये है ये साहिद रजवी की ये, और उसी के कारण देखिए जो पाकिस्तान एटम के साथ कर रहा है, एटमिक बम यूरेनियम के साथ। अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान का यूरेनियम आपको हिथ्रो एयरपोर्ट में कंटेनर में मिला था पाकिस्तान, और वो कर रहे हैं यही, इसी कहते हैं टेररिज्म, नार्को टेररिज्म करने के बाद ये अभी एटॉमिक टेररिज्म करते हैं। देखिए, आज के ही दिन में पेंटागन के अंदर में 3 रिपोर्टें आई हैं, वो मैं बता दूं क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सामरिक दृष्टि से इनको बताता हूं, और ये खास करके मुकेश जी ये इनको बताइए जो हमारे अल्ताफ साहब हैं। देखिए अल्ताफ साहब, ये स्नैच एंड ग्रैब प्लान ये 2010 में भी एक्टिवेट। आफ्ताब जी, ठीक है। हाँ, मुगेरी साहब शायद आफ्ताब साहब सुने ये आपको पता होगा स्नैच एंड ग्रैब प्लान क्या है, जो कि अमेरिका इसको इवोक करता है, और आपको पता है कितने बिलियन डॉलर का ये प्लान है, उसके ऊपर कार्रवाई है। 2010 में जब उसामा बिन लादेन अटोबाबाद में पकड़ा गया था, तो उस समय भी ये इवोक हुआ था, और ये आपके यहाँ इवोक होने का बहुत बड़ा चांस है। और ये इसके पहले भी, ये आपको पता होना चाहिए, जब आपका अगस्त पिछले, आपको याद होगा 2021 में जब वो जंजीरें काट करके ला रहे थे, इमरान खान साहब गुलामी की जंजीरें काट रहे थे अफगानिस्तान में, वो कहे थे उस समय भी इवोक हुआ था, क्योंकि ये भी उस समय डर था कि ये पूरे के पूरे न्यूक्लियर जो आर्सेनल हैं आपके पास, या न्यूक्लियर हाउ है, इंक्लूडिंग आपके रिएक्टर्स, इनके हाथों में, दहशतगर्दों के हाथों में जा सकते हैं। बिल्कुल। त्रिगुनायत जी हमारे साथ, अनिल जी, क्या आपको लगता है त्रिगुनायत जी की विश्व को अब आगे आना चाहिए, विश्व के कंट्री को आगे आने चाहिए, या यूनाइटेड नेशन को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, और कम से कम न्यूक्लियर पावर वाले जो कंट्री में अगर इस तरीके के आर्थिक हालात होते जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया के बड़े देशों को भी आगे आना चाहिए, ताकि ये जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर एटम बम जो है, ये आतंकवादियों के हाथ में ना जाए, आतंकवादी गुट के हाथ में ना चला जाए। त्रिगुनायत जी, और जी एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टीएलपी है ये एक अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, और बेसिकली ये इनकी जितनी भी रेलेवेंस रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो इसी तरह के मुद्दों को लेकर रही है कि कुरान के खिलाफ पहले किसी ने कुछ बोल दिया, या प्रॉफेट मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई कार्टून बनाने लग गया, उसके बारे में, तो इस सब की चीजों को लेकर के इन्होंने
थर्ड में अपने वो वहां पर प्रोटेस्ट किए हैं। और एक प्रोटेस्ट जो सबसे बड़ा है, उसके बाद में इनको एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर बंद किया गया, उसको भी, खुद भी, साद रिजवी को भी और उसके पिताजी भी, और कई बार। तो ये बेसिकली एक अल्ट्रा एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जिसको बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर में सरवाइव कर रही है। तो जैसा जनरल साहब ने कहा कि देखिए, स्ट्रीट पावर में कई लोग जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बढ़ा करके आदमी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें अपना रोटी सेकती हैं, और वही ये करने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरह की बात कही कि आप न्यूक्लियर बम लेके उनको अटैक कर दिए, इतने बेवकूफी की बातों का कोई इलाज है किसी के पास में? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि टाइम से टाइम इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अदर न्यूक्लियर पावर्स, सब ने ये बात कही है कि पाकिस्तान में क्योंकि टेरर ग्रुप्स बहुत सारे ऑपरेट करते हैं, वहां पर जो है इस बात का खतरा रहता है कि न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद कि उनका जो न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी रहती है। अमेरिकन जो है, हर बार जो है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी रावलपिंडी एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा इस बारे में बातचीत करता रहा है, और ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ये नहीं है कि ये हम लोग मीडिया की बातें कर रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी लोग सब जानते हैं इस बारे में। ये एक इंटरनेशनल कंसर्न है। लेकिन जहां तक ये टीएलपी की बात है, आप देखें तो इस तरह की पार्टीज का इस्तेमाल किया जाता है पब्लिक का किसी तरह से ध्यान बटाया जा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत सिचुएशन से गुजर रहा है देश। तो उनको नेचुरली है कि इस तरह की बातें होती हैं तो लोग भी ज्यादा आगे देखते हैं कि शायद है कि हमारे रिलीजन को खतरा हो गया, तो अब हम आगे बढ़े इस बात को लेकर के। तो मेरा मानना यह है कि ये पाकिस्तान को इस तरह के लोगों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये उनका ही जो देश है उसी का नाम खराब हो रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे भी बहुत कम है, लेकिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज मेजर साहब आपसे, त्रिगुणायत जी आपसे, और जो हमारे मुंगेरी जी हैं जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, तीनों से मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान के हालात जो है, जो आर्थिक हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं और सुधरने का कोई मतलब चांस जो है अभी तत्काल निकट भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक हालात नहीं सुधरेंगे तब तक की इस तरह की चिंताएं और बढ़ेंगी, ये चिंताएं कम नहीं होंगी। तो हालात सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आफ्ताब जी के पास चला जाऊंगा। आफ्ताब जी, आपने रिपोर्टिंग की है, आप रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ के आवाम से भी आप लगातार जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं। आर्थिक हालात को सुधारने के लिए पाकिस्तान सिर्फ कटोरा लेकर के देश देश घूम रहे हैं, या इंटरनली भी कुछ हो रहा है, देश में भी कुछ अपने तरीके से प्लान कर रहा है, सेल्फ कुछ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए जी, मैं जहां तक समझता हूं कि इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद पॉलिटिकली और इकोनॉमी वाइज जो है पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बेहतर नजर नहीं आ रही, मगर मैं समझता हूं ये पाकिस्तान बखूबी ऐसे हालात से निकलने में वक्तन जो है अपना उन्होंने कामयाब हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो दिखाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान एक इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, और इलेक्शन में जब ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और जो है हमारे यहाँ जो राजनीति पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होती है कि एक दूसरे पर जो मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जाते हैं वो बड़े अहम है। इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर की मैं बात करूंगा। थोड़ी देर पहले जिस तरह से कहा कि इंटरनेशनल एजेंसियां और खासतौर पर अमेरिका और दीगर ममालिक जो वॉच करते हैं खासतौर पर न्यूक्लियर पावर पे, जितने भी कंट्रीज हैं, मैं समझता हूं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कई दफा पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते न्यूक्लियर असासे जो है पाकिस्तान के वो महफूज हाथों में हैं। अभी भी अगर बात जब आप कर रहे हैं तो तकरीबन हम लगभग ठीक ठाक यानी कि 50 से ऊपर लोगों का कल परसों एक सुसाइड अटैक में जो है हमने शहादत दी है, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, खासतौर पर तहरीक तालिबान की तरफ से जो आए दिन पाकिस्तान में हमले होते हैं, उसको लेके भी जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चर्चा तो उठती है। सिर्फ ये होना कि पाकिस्तान के लोग जो है वो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, मगर इस चीज को तस्लीम करने से तमाम लोग कासिर हैं कि पाकिस्तान के लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो है इस दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, दहशतगर्दी जो है वो आपके इंटरनल आपके प्रॉब्लम है, अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको लड़ना भी चाहिए, लेकिन
जो इकोनॉमिक फ्रंट है, आप आर्थिक मोर्चे पे क्या कर रहे हैं? इससे पहले जो पाकिस्तान के हालात खराब हुए थे तो वो भी जो है दूसरे देशों ने जब मदद की थी तब आप अपने पैरों पे आपने कभी खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आप हमेशा एंटी इंडिया जो है आपका स्टैंड रहा है। और आप माफ़ कीजिएगा, अभी आपने कहा कि दोनों मुल्कों में इस चुनाव के टाइम में इस तरीके से होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के खिलाफ वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, चुनाव लड़े जाते हैं, वहां की पॉलिटिकल पार्टियां भारत के खिलाफ प्रचार करके चुनाव लड़ती और जीतती आई हैं। लेकिन भारत के लोग जो है, भारत की पॉलिटिकल पार्टी कभी भी पाकिस्तान के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती। भारत से, पाकिस्तान से ज्यादा भारत में चुनाव में जो है पॉलिटिक्स में लाई जाती है, और पाकिस्तान में आपकी बगैर पाकिस्तान के फिल्में कामयाब नहीं होती, आपकी बगैर पाकिस्तान के जो है सुबह नहीं होती, आपकी बगैर पाकिस्तान की ISI में जो है आप जो है कामयाब नहीं होते। मगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ माजरत के साथ जब आलू और प्याज और महंगे हो जाते हैं, वहीं पे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI की इन्वॉल्वमेंट निकल आती है। तो वो आपके यहाँ भी तो इस तरह से ही राजनीति होती है, क्योंकि पता नहीं आपका सोर्स, आप तो पत्रकार है, आप किस सोर्स से खबर लाते हैं? मुझे लगता है कि उसकी भी एक बार जांच करनी चाहिए और आपकी इस बात का जवाब दिल्ली की जो CM थी वो किस वजह पे गई थी? प्याज के इशू पे तो गई थी। तो गई थी तो वो पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया था। वो महंगाई पे हमारे यहाँ चुनाव, महंगाई बेरोजगारी पे चुनाव लड़े जाते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराते हम। कि अगर बैंगन और आलू का भाव महंगा हो गया, ऑन द फ्लोर उसकी स्पीच पड़ी हुई है, गूगल करके देखें। उन्होंने कहा कि शायद इसमें पाकिस्तानी ISI इन्वॉल्व ना हो। वो हमारे यहाँ मजाक चलता है, इस तरीके का चुटकुलेबाजी होती है इस तरीके से। और मेजर जवाब बात करें तो सीरियस हो जाते। आपके यहाँ लालू प्रसाद यादव साहब वो बात करते तो वो मजाक हो जाती है। बिल्कुल। अब मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ है, वो जवाब देंगे आपका। मेजर साहब, क्या आपको लगता है पाकिस्तान और इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब चुनावी माहौल होता है, एक दूसरे पे आरोप लगा करके या एक दूसरे के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं? देखिए मुकेश जी, भारत को यदि पाकिस्तान के एजेंडे से अपनी चुनाव को लड़ना हुआ तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा भारत के लिए। बिल्कुल। देखिए, एक कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की एक कहावत हमारे यहाँ है। हम किस पैरामीटर से इनके चीजों की चर्चाएं करेंगे, किस हद पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हम किस चीज से इनके साथ करें कि हम इनके एजेंडाओं में हम बात करें। हाँ, देखिए ये बताइए कि आज ये कह रहे थे कि अफ्ताब साहब कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान एब्सोल्युटली है, ये जस्ट टेम्परेरी फेज है, हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। यदि आपकी सोच अफ्ताब साहब ऐसे ही है तो फिर मुझ नहीं कह सकता। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, यदि आप सुनेंगे तब उसको समझने की चेष्टा कीजिए। आज पाकिस्तान में मुकेश साहब, यदि आप पैरामीटर्स को लें बड़े छोटे छोटे, तो पैरामीटर्स में $273 बिलियन का पूरा उनके ऊपर कर्ज है, किसी विश्व के किसी देश में नहीं। उसको यदि शब्दों में समझा दें, अफ्ताब साहब समझेंगे। एक जब बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में तो 5 लाख, आज के डिवैल्यूएशन जो इनका हो गया, 5 लाख जो पाकिस्तान की उसका कर्जा उसके सर पे होता है। इंडिया में माइनस है में चल रहा है ये कर्जा। मैं इंडिया से तुलना नहीं करना चाहता मुकेश जी। दूसरी बात बताता हूं, बिल्कुल सुन लें अफ्ताब साहब, मैंने सुना आपको जी 43 इयर्स में तो पहली हुआ है। आपको सुन रहा हूं जी सुनना, तो फिर मैं बता देख, मैं कोई ज्ञान तो दे नहीं रहा हूं, ये चीजें ब्लैक एंड व्हाइट्स में है। आज भी आपके यहाँ IMF वाले बैठे हुए हैं, आप उनके हाथ में बोल रहे हैं ना, वो कह रहे हैं रजवी साहब कोई गलत बात कह रहे हैं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, वो सब जगह जा रहे हैं कटोरा लेकर के, $10 बिलियन का लेके आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लड हुआ। वो लाए हैं, कटोरे में भीख मिली है हमें। मगर ये बताइए, आप IMF के भी वहां घूम रहे हैं ना, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। $1.1 बिलियन की बात हो रही है। जो 9वीं किस्त है, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे जब तक कि आप 12 रुपए 50 पैसे टका आप बढ़ा दीजिए अपने इलेक्ट्रिसिटी के दाम, जो आप बढ़ा नहीं सकते। लोग खा जाएंगे आपको। वो देख रहे हैं ना, आपने चलाया था उसमें कि सड़क के नीचे बैठे हुए बोलते चढ़ा दो गाड़ी, हमारे ऊपर मरने के लिए तैयार है। ये कहते हैं कश्मीर का मुद्दा। अफ्ताब साहब, सच्चाई को सुनने की चेष्टा कीजिए। आप अभी जा रहे हैं $62 बिलियन ना आपने चाइना से ले रखा है, उसको आपने $4.2 बिलियन ये मार्च के महीने में देना है डिफॉल्ट।
और $8.3 बिलियन। आप $1.1 बिलियन मांग रहे हैं, IMF कहता नहीं देंगे। देखिए इस तरह से यदि आप डिबेट तो हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक चीज और मैं अनिल त्रिगुनायत जी के पास जाना चाहूँ। अनिल जी, पाकिस्तान कैसा भी है आपका पड़ोसी है, आप पड़ोसी अपना बदल नहीं सकते। अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए और जिस तरीके से साद रिजवी कह रहे हैं कि एटम बम, अगर उस तरीके का पागलपन कुछ हुआ पाकिस्तान में तो भुगतेगा तो भारत भी ना। क्या आपको लगता है कि ऐसे मौके पे जैसे पड़ोसी की मदद, श्रीलंका की भी मदद भारत ने आगे आकर के की थी, क्या विश्व के देशों को एक होकर के पाकिस्तान को एक बार किसी भी कंडीशन में तैयार होना चाहिए, मदद करके खड़ा कर दो भाई, ये आखिरी है, इस बार ले लो रोटी चुकी। अब हम किसी को भूखे मरते नहीं देखते, हम किसी को भूखे मरते हुए देखना नहीं चाहते। भारत की ये परंपरा रही है, हर एक पड़ोसी की मदद करता है। क्या आपको लगता है कि भारत को मदद करना चाहिए या विश्व के दूसरे देशों को आगे आकर के पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उसको नहीं बल्कि पाकिस्तान की आम जनता को आकर के मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भूखे हैं, रोटी मांग रहे हैं। पहले कश्मीर मांग रहे थे, अब रोटी मांग रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर तो दे नहीं सकते, रोटी दे दें? आपका बींदा एंकर नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी भूखे हैं। आज भी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है, पाकिस्तान की मैं सबसे बड़े शहर में रहता हूं जिसका नाम कराची है। 5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में कोई भूखा नहीं सोता। ये जो क्लिप आपने दिखाई है ये आपने टीआरपी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा भी है कि मैं सेक्टर पढ़ सकूं, मगर ये तय है कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। आपका चैनल जो है टीआरपी के लिए अगर ये क्लिप दिखाता है तो बहुत अच्छा है। मैं भी आपको ये पाकिस्तान के चैनलों में भी चल रहा है। आफ्ताब साहब ये सारी क्लिपिंग आपके चैनल में भूखे मर रहे हैं, आप उनको रोटी पहुंचाए। आप हमारी चिंता करना छोड़ दें। हमारे पास इतना अनाज है, हम सालों पाकिस्तान को खिला सकते हैं। हम भारत सालों पाकिस्तान को बिठा के खिला सकता है। मुकेश जी, अब ये बात हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे आपका भी हम तो मदद करने की बात कर रहे हैं, आप बौखला गए। अरे आप आपकी मदद करना चाहते हैं। अरे मुंगेरी साहब, भेजता हूं आपके बीएसएफ के जवानों की जो भूखे मर रहे हैं सरहदों पे, सीमाओं पे। मुंगेरी साहब, मैं तो मदद करने की बात कर रहा हूँ, आप तो इसको बुरा लेंगे। मैं मदद कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर आटा आपके यहाँ 400 रुपए किलो अगर आटा मिल रहा है वहां पे, आप इन लफ्जों पे माफी मांगे कि आपने पूरी कौम की तौहीन की है। बीइंग अ जर्नलिस्ट इसमें अरे आपके पाकिस्तान के टेलीविजन पे ये सारी चीजें चल रही हैं। अरे भारत के टेलीविजन पे नहीं, पाकिस्तान के टेलीविजन पे चल रही है सारी चीजें। पाकिस्तान वो कुव्वत है जिसमें ये सख्त है कि वो भूखा पेट भी जंग लड़ सकता है। वही तो बात कर रहे हैं, आप जंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही बात तो साद ने कहा, आप उसका विरोध कर रहे। साद ने भी तो यही कहा, भाई नहीं दे रहा, मदद नहीं दे रहा है कोई, अभी मारता हूं बम। अरे आप तो पहले भीख मांगते अब आप भीख मांगते डकैती करने लगे भाई। आपके जर्नैल साहब ने कहा आफ्ताब साहब, आप पहले भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है पाकिस्तान में। अरे हम तो मदद करने की सोच रहे हैं, पड़ोसियों की मदद करना हमारा धर्म है। भीख मांग रहा है तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा वार इन टेररिस्ट में अपनी सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। 70 वही कर सकते हैं आप, जहां लड़ने में शहीद हुए हैं। यही बात तो है, और इसीलिए आप भूखे मर रहे हैं, हम रोटी की बात कर रहे हैं, आप गोली की बात कर रहे हो। अरे मैं आपसे यही विरोध करूंगा, यही एहतजाज करूंगा कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मर रहा। अगर एक क्लिप में आपको जो है भेज दूं तो भेज देता हूं कि जिसमें जो है हिंदुस्तान में लोग पीने के लिए पानी नहीं है। आपके प्रधानमंत्री 2019 में यूनाइटेड नेशन में कह रहे थे कि मैं जो है शौचालय बना के आया हूं। आपके पास तो बेसिक जो है शौचालय की जो नीड है वो पूरी नहीं कर सकते हिंदुस्तान के लोगों की। आप हम पे तनकीद कर रहे हैं। पूरी दुनिया कर रही है, पूरा आपका पाकिस्तान का पूरा मीडिया कर रहा है। पता नहीं आप उस मीडिया से अलग कैसे। मुझे लगता है जी आपके जो टेलीविजन में PNN में भी इस तरीके की खबरें चली हैं, आप जाकर के देखिए। लगता है आपने नहीं चलाई होगी, आपके यहाँ भी चल रही है। पूरा पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है। वो वहां पर एक ताकतवर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं शौचालय बना के आया। शौचालय तो आपके पास है नहीं, बाथरूम की बेसिक नीड हिंदुस्तानियों को है नहीं, आप उन पे तनकीद करेंगे। हमारे पास जो नहीं है हम उसको स्वीकार करते हैं, हम उसे बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आप भी स्वीकार कीजिए ना, आप स्वीकार कीजिए। हमारे इस तरह से ना कहें कि वो भूखे मर रहे हैं। नहीं भाई, आप भूखे मर नहीं रहे, लेकिन आपको मरने नहीं देंगे, हम मरने देना नहीं चाहते। ये भी तो कह रहे हैं हम आपको कि हम आपको भूखे मरते देखना नहीं चाहते हैं।
आप बम गोली बारूद की बात बंद कीजिए, आटा चावल रोटी चाहिए तो भारत से मांगिए। हम देखिए, हमने नेपाल को भी दिया, हमने श्रीलंका को भी दिया, हमने अफगानिस्तान को भी दिया, हमने पाकिस्तान को भी दिया, और आज अगर मांगेंगे तो हम आपको भी देंगे, हम आपको भी देंगे। हम त्रिगुणाई जी हमारे पास हमने कई जो है आपको दुनिया को जो है एविडेंस दिए हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासा, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का ये जो आपका ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं होगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे लिए जाएं, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे जो महफूज हाथों में नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की अफवाज इतनी ताकत रखती है कि साद रिजवी जैसे लोगों को वो जो है रातों रात जो है अगर वो बात करेंगे न्यूक्लियर चलाने की तो वो उनसे निपटना भी। 4 दिन हो गए इस बयान के, कुछ नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि वो आप लोगों पे हावी है। एक प्रधानमंत्री को हटा चुका है, दूसरे को भी हटवाएगा। अनिल त्रिगुणाई जी, आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या आपको लगता है विश्व के देशों को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? जो बात मुंगेरी जी कह रहे हैं वो आप यकीन करते हैं कि क्या वही हालात? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पाकिस्तानी दोस्त अगर सोचते हैं इसी मुकालते में है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं हमेशा से कि पाकिस्तान एक खुशहाल देश हो, ताकि हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो भारत के जो नेबर्स हैं अगर वो खुशहाल नहीं होंगे तो हमें खुशहाली में प्रॉब्लम है हमारी सारी। हम तो चाहते हैं कि अच्छी तरह उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, और अगर वो उसमें भारत की मदद चाहते हैं तो भारत तो हमेशा खड़ा रहा है। और ये जो ट्रेड है, देखिए डायरेक्टली जाना, आपने आटे की बात कही, आपने दूसरी फूड स्टफ की बातें करी, तो ये सबको दिखता है। अगर ये नहीं देखना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। टीवी पे आप कुछ भी बोलें, लेकिन ज्यादातर पब्लिक उस बारे में परेशान है। लेकिन जहां तक दुनिया की बात है, मैं समझता हूँ इस बात को पाकिस्तानी सरकार है, मगर पत्थर फेंके फूल की तवक्को नहीं रख सकते। आफ्ताब साहब, जितना हम थाली में छोड़ देते हैं ना उतना भी मिल जाए आपको, तो आपकी पाकिस्तान जो है वो भूख से तो कम से कम निकल ही जाएगी। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। हमसे जुड़ने के लिए आफ्ताब जी आपका, मेजर जनरल के सिन्हा जी आपका, और अनिल त्रिगुणाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है वो हालात केवल पाकिस्तान के लिए चिंता की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि आपका पड़ोसी अगर भूखा हो तो आप भी चैन की नींद नहीं सोते, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है और यही भारत है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान रोटी की मांग कर रहा है तो रोटी उसे दे देनी चाहिए। और यह भी एक अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान जो कल तक कश्मीर मांग रहा था आज रोटी मांगने को मजबूर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे।